प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो जाएंगे। कैलिफोर्निया में प्रधानमंत्री सिलिकॉन वैली में आईटी जगत से जुड़े कारोबारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करने के अलावा फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर्स में भी जाएंगे। पीएम फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कैलिफोर्निया में सैन होजे जाने वाले हैं। सैन होजे अमेरिका का पश्चिमी तट है। सैन होजे शहर के ही करीब है सिलिकॉन वैली, जिसकी स्थापना आईटी कंपनियों के लिए की गई है। न्यूयॉर्क से ये जगह करीब 4000 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार यहाँ के उद्योगपतियों को बेसब्री से है, जो $100 बिलियन के द्विपक्षीय कारोबार से भारत के द्विपक्षीय कारोबार को $500 बिलियन तक ले जाने के पीएम के लक्ष्य को पूरा करने में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन होजे के सैप सेंटर में भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को भी 27 सितंबर को संबोधित करेंगे। सैप सेंटर में होने वाले मोदी के इस मेगा शो की तैयारियां साल भर पहले अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में हुए शो को भी पीछे छोड़ने वाली हो सकती हैं। सैप सेंटर में मोदी का भाषण सुनने के लिए 18,500 लोगों के बैठने की जगह है, जबकि 45,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मोदी के शो को मेगा बनाने के लिए यहां बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर भी परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत की बात कही थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह पर सुरक्षा परिषद ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के तमाम अंगों में बदलाव की जरूरत है। मोदी ने ये भी कहा कि दुनिया भर से गरीबी हटाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि गरीबी हटाने के भारत के काम में और संयुक्त राष्ट्र के काम में समानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास और गरीबी हटाने के लिए उठाए जा रही अपनी सरकार के कदमों का जिक्र भी किया, तो वहीं अपने भाषण में दीनदयाल उपाध्याय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का साल 2030 का एजेंडा दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार के इर्द गिर्द है। उन्होंने ये भी कहा कि आज ही से भारत अपने महान विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी का वर्ष मनाने जा रहा है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे पर बोलना सुखद संयोग है। दिल्ली में दशहरे के मौके पर होने वाली रामलीला में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाए जाने से कमेटी के मुख्य संरक्षक जेपी अग्रवाल नाराज हो गए हैं। नाराज कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली की इस रामलीला कमेटी में पहले से कांग्रेस का नियंत्रण माना जाता रहा है और 1 साल पहले भी पीएम मोदी को न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जेपी अग्रवाल का मोदी को न बुलाने का प्रस्ताव कमेटी ने नहीं माना, जिससे नाराज होकर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी के तमाम सांसदों की कार्यशाला ली। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए जयपुर के 5 सितारा होटल में ये कार्यशाला आज भी जारी रहेगी। वहीं राजस्थान के तमाम जिलों में जगह जगह पर पार्टी की तरफ से रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया गया। राजस्थान में कांग्रेस ने 45,000 करोड़ के खनन घोटाले का शिकूफा छोड़कर सीएम वसुंधरा राजे पर नया वार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस घोटाले की जड़ें सीएम वसुंधरा राजे तक जाती हैं, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। कांग्रेस का आरोप है कि वसुंधरा सरकार ने केंद्र सरकार की सलाह को माने बिना 653 खदानों का आवंटन गैर कानूनी तरीके से सिर्फ 45 दिनों के भीतर कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने में भी देर नहीं लगाई। जेल में बंद खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को लेकर बीजेपी ने कहा कि साल 2011 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंघवी पर 600 करोड़ के गबन का मामला दर्ज किया था, लेकिन कांग्रेस की ही सरकार ने 2013 में उन्हें क्लीन चिट दे दी, जबकि खानों के आवंटन में सरकार ने वही प्रक्रिया अपनाई जो कांग्रेस सरकार अपना रही थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के उस जवाब को भी सार्वजनिक किया, जिसमें केंद्र ने 12 जनवरी 2015 से पहले की आवंटित खानों को पूरी तरह से वैध बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेहरू पर बड़ा हमला किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने तीसरी क्लास पास बताते हुए जेएनयू का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का प्रस्ताव दे दिया। वहीं जेएनयू के छात्रों और प्रोफेसर्स को नक्सली तक बता दिया। उन्होंने कहा कि कैंपस में नक्सली, जिहादी और एलटीटीई के सदस्य रहते हैं। स्वामी ने ये भी कहा कि जेएनयू कैंपस में एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो बनना चाहिए और बीएसएफ की तैनाती होनी चाहिए।
बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एमजे अकबर ने कहा है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के बिगड़ैल बच्चे हैं। उनके पास कोई सच्चाई नहीं है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद दिल्ली सरकार के सामने नई फजीहत खड़ी हो गई है। पर्यटन मंत्री ने पहले ट्वीट कर शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करने की बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ उनका निजी विचार है। वहीं बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सामने आकर ये कहा कि फिलहाल सरकार के पास औपचारिक तौर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो वहीं संजय सिंह ने भी ट्वीट कर ऐसे किसी विचार के होने को खारिज किया। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के ट्वीट ने विपक्ष को हाथों हाथ सरकार को घेरने का मौका दे दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर वार किया। शाजिया इल्मी ने तो केजरीवाल को अन्ना हजारे के सिद्धांतों की भी याद दिलाई, जिनके गांव में उन्होंने पूरी तरह से शराब, बीड़ी, पान और गुटखा पर पाबंदी लगाई हुई है। तो वहीं विपक्ष ने केजरीवाल सरकार को उनका घोषणा पत्र भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की बात लिखी थी। सोमनाथ भारती के ठिकाने का दिल्ली पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। कानून से छुपते घूम रहे सोमनाथ भारती शातिर अपराधियों की तरह पुलिस को छका रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भी भारती की तलाश में कई ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग सोमनाथ भारती के साथ हैं, जो लगातार लोकेशन और फोन बदल रही हैं। पुलिस का कहना है कि वो सोमनाथ की मदद करने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। एक तरफ सोमनाथ भारती पुलिस को छका रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने उल्टा पुलिस को ही नसीहत दे दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की तलाश में लगी दिल्ली पुलिस को कहा है कि पुलिस सोमनाथ की ऐसे तलाश कर रही है जैसे सोमनाथ दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी हो। जबकि मनीष सिसोदिया ने सोमनाथ पर कार्रवाई से जुड़े सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज सोमनाथ भारती की खिड़की एक्सटेंशन से जुड़े मामले की एक याचिका पर सुनवाई होगी। खिड़की एक्सटेंशन के मामले में सोमनाथ भारती ने कोर्ट से कहा है कि दिल्ली पुलिस के दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जबकि खिड़की एक्सटेंशन के मामले में जांच के लिए एक दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने कथित छापे में सोमनाथ भारती की भूमिका की जाँच का आदेश दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मनीष सिसोदिया और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बीच दिल्ली में शिक्षा के स्तर को सुधारने के मुद्दे पर बातचीत हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली, जिसमें राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार को शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई अहम सुझाव दिए। दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने कंझावला में डीएम के दफ्तर में हुई मारपीट के मामले में अपनी निजी सहायक की गिरफ्तारी को लेकर एलजी नजीब जंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदित राज ने एलजी को हटाने की मांग की है। उदित राज ने कहा है कि एलजी तो किंग की तरह हैं, उनसे किसी मुद्दे को लेकर बात करो तो बात नहीं करते। उदित राज ने कहा कि एलजी को हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो संवेदनहीन है और किसी की बात नहीं सुनते। बारात घरों और कम्युनिटी सेंटरों में विधायकों के दफ्तर खोलने के केजरीवाल सरकार के फैसले का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध करने लगे हैं। नजफगढ़ में कम्युनिटी सेंटर को एमएलए के दफ्तर के लिए खाली कराने का जमकर विरोध हुआ। पुलिस को कम्युनिटी सेंटर खाली कराने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कम्युनिटी सेंटर के भीतर गरीब लड़कियों के लिए चल रही स्वयं सहायता केंद्र पर भी ताला जड़ दिया गया और केंद्र का सामान भी बाहर फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनता से वोट लेकर अब आप विधायक जनता के पैसे से सुख भोगने में लगे हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होनी लाजमी है। डॉक्टरों का कहना है कि 2 महीने पहले हुई हड़ताल के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें सुरक्षा के इंतजामों का भरोसा दिया था, लेकिन अब भी कोई इंतजाम नहीं हुए। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले 80 दिनों में रेजिडेंट डॉक्टरों पर मरीजों या उनके परिजनों के हमले की 8 से भी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने धमकी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल पर चले जाएंगे।
केईएम अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल गुरुवार रात हुई घटना के बाद शुरू हुई, जब डेंगू पीड़ित बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और रेजिडेंट डॉक्टर्स की लोहे की रॉड से पिटाई की। घटना में 3 रेजिडेंट डॉक्टर घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। नाराज रेजिडेंट डॉक्टर रविवार को मरीन ड्राइव पर प्रदर्शन करेंगे। संजय दत्त की सजा माफी की याचिका पर खड़े हुए विवाद के बाद संजय दत्त और उनके वकीलों ने सफाई दी है। संजय दत्त ने कहा है कि उनकी तरफ से कभी भी सजा माफी की कोई याचिका दाखिल नहीं की गई थी। जस्टिस काटजू ने संजय दत्त और कुछ अन्य दोषियों की सजा माफ करने के लिए राज्यपाल से केवल अपने ही स्तर पर याचिका दायर की थी। हालांकि राज्यपाल ने गृह मंत्रालय से जब इस पर सुझाव मांगा तो राज्यपाल ने सजा माफी की दरख्वास्त को खारिज करने की सिफारिश की थी। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई फिल्म कोड के एक्टर वीरा सद्दार ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दलितों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि मुंबई में नाला सफाई घोटाले की जांच के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए। नालों की सफाई की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर उंगली उठाई गई है। संजय निरुपम ने कहा है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के हेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें मुंबई के माटुंगा ब्रिज के नीचे हुई एक हत्या की वारदात की हैं। दिन दहाड़े दोपहर में करीब 2:30 बजे 30 साल के बलिराम राक्ते पर किसी ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए। आसपास कई लोग हमलावरों से राक्ते के हुए संघर्ष को देख ही रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर लहूलुहान हालत में राक्ते लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुँचाया। स्थानीय पुलिस जब तक उसे अस्पताल पहुँचा पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जूही चावला के घर से डेंगू का लार्वा मिलने के बाद नगर निगम से मिले नोटिस पर जूही चावला ने हैरानी जताई है। मीडिया के सामने आई जूही चावला ने कहा कि वो और उनका स्टाफ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और बीएमसी के निर्देशों का पूरा पालन करते हैं। गुरुवार को जूही चावला समेत कई बॉलीवुड सितारों के घर से बीएमसी को डेंगू का लार्वा मिला था, जिसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया था। नीतीश कुमार आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगे। नीतीश की रैली बिहार के समस्तीपुर के कल्याणपुर में रखी गई है। इससे पहले नीतीश कुमार सोनिया गांधी और लालू यादव के साथ महागठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित कर चुके हैं। दिल्ली में आज एनडीए की घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। चिराग पासवान दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी अब तक अपने उम्मीदवारों की 2 सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी कुल 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी एमएलए उषा ठाकुर ने बीते साल की तरह इस साल भी आग उगली है। उषा ठाकुर ने नवरात्रों में गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों की एंट्री रोकने का ऐलान किया है। पिछले साल भी उनके इस कदम पर खासा सियासी बवाल मचा था। यूपी के कानपुर में सलमान खान के भाई अरबाज खान और सुहेल खान के नाम से फर्जी फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाने के आरोप में मोहम्मद रफीक नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दबंग 3 फिल्म की फर्जी शूटिंग कर रहा था और इस शूटिंग के बहाने लोगों से उगाही कर रहा था। आरोपी गिरफ्तारी के बाद खुद को सलमान की मां का ड्राइवर बता रहा है। यूपी के इलाहाबाद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में सरेराह गाड़ी में सवार होकर जा रहे एक परिवार पर बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अचानक हुई इस गोलीबारी में ड्राइवर सुरजीत और एक महिला अल्तमा की मौत हो गई। घटना में मडियाडीह गांव के रहने वाले आबिद प्रधान बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। बंद पड़े घर से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो घर में बुजुर्ग दंपत्ति के शव थे, जबकि घर की ऊपरी वाली मंजिल पर बुजुर्ग के 30 साल के बेटे का शव था। घर का सामान भी बिखरा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस अफगान नागरिक को जब पेट में दर्द के बाद दिल्ली के लाजपत नगर में आईबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इसके पेट से कुछ कैप्सूल मिले। पुलिस को खबर की गई तो पता चला कि पेट से निकले कैप्सूल में करीब 35 लाख रुपए की 240 ग्राम हेरोइन थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से घूमने के लिए मसूरी आई एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि उसे अगवा कर 6 युवकों ने उसके साथ रेप किया। युवती का फोन और उसका कैश भी उससे छीन लिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीना में हज यात्रियों के साथ हुए हादसे में मरने वाले भारतीयों की गिनती 18 तक पहुंच गई है। 18 भारतीय जायरीनों के मरने की पुष्टि भारत के विदेश मंत्रालय ने की है। हादसे में करीब 700 लोगों के मरने की और 863 लोगों के घायल होने की खबर है। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के बीच एक एमेच्योर वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो होम्स प्रांत का है। वीडियो में रिहायशी इलाके में बमबारी की तस्वीरें कैद की गई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि आसमान में घूमते हेलीकॉप्टरों से बम गिराए जा रहे हैं और उसके बाद जोरदार धमाके के बाद रेत का गुबार उठता है। वीडियो में आसमान से कई बम गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।